दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो 11 नवंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है रोड बम्प्स। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य गतिरोध के बीच वित्त आयोग का रोड मैप महत्वपूर्ण है। यदि अपने एडिटोरियल को हम यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें मुख्यतः इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले सेगमेंट से जोड़ करके आज के एडिटोरियल को देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। 9 नवंबर को 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के विभाज्य पूल को साझा करने के फॉर्मूले पर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की है। देखिए, सोमवार को 15वें वित्त आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट और जो रिकमेंडेशंस हैं वो राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करी। ये अगले 5 वर्षों के लिए मानी जाएंगी और यहां पर जो कर राजस्व है और जो उसका बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच में, उसको लेकर के अपने सुझाव दिए गए हैं। वर्ष 2025-26 तक के लिए पैनल का प्रस्तावित राजकोषीय रोड मैप संसद के समक्ष पेश किए जाने के बाद सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो सकेगा। इसे संसद के शीतकालीन सत्र में और यदि यह संभव ना हो तो कम से कम 2021-22 के केंद्रीय बजट में पेश किए जाने से पहले संसद पटल पर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। ऐसा माना जा रहा है कि इस 15वें वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशंस हैं, इसको पार्लियामेंट में जो हमारा शीत सत्र होगा उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। यदि ये उस समय प्रस्तुत नहीं किया जा पाता है तो जरूर से जरूर इसे जो बजट सेशन होगा अगले वर्ष उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। कार्रवाई रिपोर्ट से यह उजागर होगा कि सरकार ने पैनल के सुझावों को स्वीकार किया है या अस्वीकार कर दिया है। जब 14वें वित्त आयोग ने राजस्व के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी में एक तीव्र वृद्धि के साथ इसे 32% से 42% करने की सिफारिश की थी और केंद्र ने इसे स्वीकार कर लिया था, तो राज्यों के बीच एक अलग उत्साह था। देखिए, जब 14वां वित्त आयोग आया था तो उस 14वें वित्त आयोग की जो सबसे जरूरी रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि राज्यों और केंद्र के बीच में जो कर विभाजन है उसकी जो संख्या है 32% की जो राज्यों को मिलती है उसे बढ़ा करके 42% कर दिया जाना चाहिए और केंद्र सरकार ने इस पे अपनी मंजूरी भी दे दी थी। इस रिकमेंडेशन को देखकर राज्यों के बीच में एक अलग ही तरीके का उत्साह जो है वो व्याप्त हुआ था। हालांकि हाल के वर्षों में अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए केंद्र द्वारा अधिरोपित उपकरों और अधिभारों ने कुल करों में राज्यों की वास्तविक हिस्सेदारी में अधिक वृद्धि नहीं होने दी है। लेकिन देखिए, जिस तरीके का इंक्रीज, जिस तरीके की बढ़ोतरी उम्मीद की जा रही थी, उस तरीके की बढ़ोतरी नहीं हो पाई, क्योंकि केंद्र सरकार ने कई तरीके के उपकर और अधिभारों को जो है वो अप्लाई कर दिया, जिसके कारण जिस तरीके की वृद्धि सोची जा रही थी उस तरीके की वृद्धि हमें देखने को नहीं मिल पाई। अब देखिए, यहां पे हम बात कर रहे हैं 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में, तो जरूरी है कि 15वें वित्त आयोग है क्या, किस बेसिस पे अपनी रिपोर्ट बनाई है, क्या क्या उसके कुछ मुख्य अंश हैं, थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में भी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यदि हम लोग वित्त आयोग के बारे में बात करें तो देखिए, वित्त आयोग का जो गठन था वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22 नवंबर 2017 को एनके सिंह की अध्यक्षता में गठन किया गया था। इस वित्त आयोग ने आय विस्थापन, वन आवरण, कर प्रयास, जनसंख्या और क्षेत्रफल को केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का आधार बनाया है। इनमें से हर फैक्टर, यानी कि अगर हम लोग कारकों की बात करें तो अलग अलग वेटेज, यानी उनको अलग अलग भार भी देकर के रखा गया है। इसमें अगर इस पूरे के पूरे पैरामीटर्स की बात करें तो जो 2011 की जो जनसंख्या है, 2011 की जो सेंसस हुआ था उसमें जो वेटेज मिला है जनसंख्या को वो मिला है 15% का। आय विस्थापन की यदि हम लोग बात करते हैं या आय दूरी की हम लोग बात करते हैं तो वो हमें दिया गया है 45% का।
यदि हम लोग वन आवरण फॉरेस्ट कवर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग उसको 10% का वेटेज दे रहे हैं। इसके अलावा कर प्रयासों का वेटेज जो है वो लगभग 2.5% है। जनसंख्यीय प्रदर्शन का वेटेज अगर हम लोग बात करते हैं तो वो 12.5% है और जो क्षेत्रफल का वेटेज है वो लगभग 15% के आसपास दिया गया है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई जो राज्यों को जो पहले कर राजस्व में 42% मिलता था वो घटा करके 41%, 1% की कमी कर दी गई है। अब ये जो 1% की कमी की गई है वो आयोग द्वारा तय फॉर्मूले के मुताबिक पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के हिस्से जो कि 0.85% के लगभग बराबर है। ओके, 1% रकम जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए रखी गई है। आयोग ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, एक ऐसी नई विशेषज्ञ टीम के गठन की बात की गई है जो कि रक्षा खर्च के लिए नॉन लैप्सेबल फंड जो है उसके संदर्भ में एक नई कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए साल 2020-2021 में 90,000 करोड़ रुपए, स्थानीय स्तर पर राहत आपदा कार्यों को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन कोष के गठन और केंद्र तथा राज्यों के बीच खर्च साझाकरण की वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने की बात की है। अब देखिए, राज्यों की भी अलग अलग अपनी अपनी शिकायतें हैं। अब यदि हम लोग बात करें तो ये जो 15वां वित्त आयोग ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं उससे कुछ राज्यों को नुकसान हो रहा है और इनमें से जो राज्य जिन्होंने आपत्ति जताई है उसमें मूलतः दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उन्होंने इस पे ज्यादा आपत्ति जताई है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि भाई आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले जनसंख्या मापदंड उसको लेकर के उन्हें कुछ थोड़ी सी परेशानी है। जो आलोचना करने वाले राज्य हैं उनका मानना यह है कि वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों के उपयोग से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी बड़ी आबादी वाले राज्यों को ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा, जबकि कम प्रजनन दर वाले छोटे राज्यों के हिस्से में काफी कम राजस्व आएगा। हिंदी भाषी उत्तरी राज्यों जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड की संयुक्त जनसंख्या लगभग 47.8 करोड़ है, जो कि देश की कुल आबादी का लगभग 39.48 या फिर आप ये कह सकते हैं लगभग 40% के बराबर है। इस क्षेत्र में करदाताओं की कर राजस्व में महज, आप ये समझिए, इतने बड़े एरिया में जो महज जो हिस्सेदारी है वो है आपकी 13.89%, जबकि उन्हें कुल राजस्व में से 45.17% दिया जाता है। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जिनकी कम आबादी है, उनके रेफरेंस में यदि हम लोग बात करें तो उन्हें इस स्कीम से नुकसान होने की बात की गई है। अब बात करते हैं वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में। राजस्व बंटवारे पर आयोग की अनुशंसाओं को लेकर राज्यों के पास चिंतित होने के नए कारण हैं। यह चिंता इस वर्ष जीएसटी क्षतिपूर्ति के तरीके को लेकर केंद्र के साथ उनके हाल के गतिरोध के कारण बिल्कुल नहीं है। आप एक चीज ये समझिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई जो जीएसटी को लेकर के जो कंपेंसेशन जो मिलना था उसको लेकर के ऑलरेडी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में गतिरोध चल रहा है, लेकिन जो परेशानी है, चिंताएं हैं, वो सिर्फ जीएसटी को लेकर के नहीं है, ये कंप्लीटली अलग मैटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार ने जीएसटी कंपेंसेशन के लिए लगभग 22 राज्यों को मना लिया है। जो 2 प्रपोजल्स केंद्र सरकार ने रखे थे राज्यों के सामने कि दोनों में से किसी भी आप प्रपोजल को फॉलो कर लीजिए, हम आपकी उसमें सहायता करेंगे। लगभग 22 राज्य ऐसे हैं जो अब तक केंद्र द्वारा पेश किए गए समाधान पर सहमत हो गए हैं जीएसटी कंपेंसेशन के। अगले 2 वर्षों में और अधिक बकाया राशि के जमा होने को लेकर अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं। देखिए, कुछ राज्य जैसे कि बंगाल, वेस्ट बंगाल, आपका तेलंगाना, आपका छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने केंद्र सरकार का जो प्रपोजल था जीएसटी कंपेंसेशन का उसको पूरे तरीके से मानने से मना कर। उनका कहना है कि केंद्र सरकार पूरा का पूरा जो बकाया राशि है वो राज्यों को प्रोवाइड कराए। ये बकाया राशि प्रोवाइड करवाने तक का जो समय सीमा थी वो 2017 से लेकर के 2022 तक की थी और आने वाले समय में ये जो बकाया ही और बढ़ेगा। अभी इसको लेकर भी कोई बहुत बड़ा बयान जो है वो आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से नहीं आया है। केंद्र ने आयोग के कुछ असामान्य विचारों के आकलन का भी कार्य सौंपा है, जिसमें रक्षा और सुरक्षा व्यय के लिए एक गैर व्यापक निधि का निर्माण करना और केंद्र द्वारा वांछनीय माने जाने वाले सुधार
के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना शामिल है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जो नॉन लैप्सेबल फंड है सुरक्षा खर्चों को लेकर के, उसको सब देखने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जाएगा। साथ ही साथ केंद्र ने यह भी कहा है, और ये आप कह सकते हैं कि भाई इसकी सिफारिश है जो वित्त आयोग है, वो ये कि भाई जो भी राज्य केंद्र की स्कीम्स जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स या बाकी स्कीम्स को जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, उनको एक तरीके का विशेष इंसेंटिव जो है वो मुहैया कराया जाएगा। तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स है जिनकी यहाँ पे बात हुई है। आगे का रास्ता, राज्यों के भय को दूर करने के लिए केंद्र आयोग की रिपोर्ट को जल्द से जल्द संसद पटल पर प्रस्तुत कर सकता है, ताकि उनकी चिंताओं पर बहस कर उनका समाधान किया जा सके और राज्य अधिक निश्चिंतता के साथ अपने आगामी बजट की योजना बना सके। देखिए, राज्यों के यदि भय को दूर करने की बात है तो केंद्र सरकार उसमें यह कर सकती है कि जल्द से जल्द संसद के पटल पर इस आयोग की जो रिकमेंडेशंस है उन्हें रखा जाए, और यदि किसी चीज को लेकर के कोई चिंता है तो राज्य और केंद्र दोनों आपस में बैठ करके बात करके समाधान निकालें। साथ ही साथ जितना जल्दी ये रिकमेंडेशंस सामने आएंगी, उतना बेहतर तरीके से राज्य जो हैं वो अपने अपनी जगहों का जो बजट है, आगामी बजट, उसको प्लान कर सकेंगे। और देखिए, अंत में सबसे जरूरी जो है वो ये कि भाई राज्यों की चिंताओं के प्रति यदि सरकार एक ग्रहणशील रवैया अपनाती है तो राज्यों और केंद्र के बीच में एक नई सामंजस्यपूर्ण संघीय समिति का निर्माण होगा, जो एक तरीके से एक ऐसे डबल इंजन की तरह काम करेगा जो भारत को दोबारा उच्च विकास पथ के रास्ते पर बहुत जल्द से जल्द पहुंचा सकेगा। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। यदि आज के एडिटोरियल एनालिसिस से संबंधित हम कोई प्रश्नों की बात करें तो देखिए, मूलतः यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। प्रिलिमिनरी परीक्षा के हिसाब से, प्रारंभिक परीक्षा में आपसे जब ये रिपोर्ट्स पब्लिक में आ जाएगी तो आपसे पूछा जा सकता है आंकड़ों के बारे में, जैसे कि जो कर राजस्व का बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच में, वो कितने प्रतिशत से घटा करके कितने प्रतिशत पर हो गया है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी हो सकते हैं। कंपैरिजन पूछा जा सकता है 14वें वित्त आयोग का और 15वें वित्त आयोग का। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये एडिटोरियल एनालिसिस पसंद आया हो। धन्यवाद।